प्रश्न नंबर 1 लेते हैं यहाँ पर। और प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि राजस्थान में जो कुएं की चर्चा हमने इस पाठ में पढ़ी है, उस कुएं को किसे कुएं कहा जाता है, और इसकी जो गहराई है और व्यास है तथा सामान्य कुओं की जो गहराई है और व्यास है उसमें क्या अंतर होता है। तो सीधे सीधे प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि जो राजस्थान में कुएं होती है वो किसे कहते हैं, ऐसी कौन सी खास बात होती है जिसकी वजह से हम उसे कुएं की संज्ञा में लाते हैं। तो राजस्थान की जो कुएं है वो किसे कहते हैं। और दूसरा ही प्रश्न इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि जो इस कुएं की गहराई और व्यास है और जो सामान्य कुएं जो हमने अपनी जिंदगी में देखे होते हैं उनकी गहराई और व्यास में क्या फर्क होता है। तो जो राजस्थान है उसमें रेत जो है अथाह है, अथाह यानी असीमित है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। वर्षा का पानी रेत में समा जाता है और जिससे नीचे की सतह पर नमी फैल जाती है। हम सभी ने देखा है कि रेत पे आप पानी डालोगे तो पानी गायब हो जाएगा, रेत उसे सोख लेती है, लेकिन रेत में नमी रहती है। नमी यानी गीलापन जो है वो रहता है। यही नमी जो है खड़िया मिट्टी की परत के ऊपर तक रहती है। अब जो खड़िया मिट्टी की बात की गई है उस परत के ऊपर तक ये नमी बनी रहती है। इस नमी को पानी के रूप में बदलने के लिए ही 4-5 हाथ के व्यास की, 4-5 हाथ यानी कि जो इसकी गोलाई का जो नाप है, जो व्यास है वो कितना बड़ा होता है, 4-5 हाथ के व्यास की जगह को 30 से 60 हाथ की गहराई तक खोदा जाता है। तो जो कुएं है वो उसका व्यास और उसकी गहराई कितनी होती है, कुएं का जो व्यास और गहराई है वो 4-5 हाथ का व्यास होता है और 30 से 60 हाथ की गहराई तक वो खोदा जाता है। खुदाई के साथ साथ चिनाई भी की जाती है। चिनाई का मतलब क्या होता है, जो ईंटें मसालों के साथ लगाए जाते हैं उसे चिनाई करना कहते हैं। इस चिनाई के बाद खड़िया की जो पट्टी है उस पर रिस रिस कर पानी एकत्र होता जाता है। अब जब ये प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है तो इस चिनाई के बाद खड़िया की जो पट्टी है उसमें रिस रिस कर यानी बहुत ही धीरे धीरे जो प्रक्रिया होती है उसको रिसना कहते हैं, उससे पानी इकट्ठा होता जाता है। इसी तंग गहरी जगह को कुएं कहा जाता है। और यही चीज़ें जो हैं, ये जो भी यहाँ पर आपको डायमेंशंस बताई गई हैं, जो आकार प्रकार बताया गया है, वो सब कुएं को यहाँ पर एक्सप्लेन करता हुआ और दिखाता हुआ नजर आता है, जो कि राजस्थान में होती हैं। और फिर इसी तंग गहरी जगह को जो है कुएं कहा जाता है। ये नॉर्मल कुएं से आकार प्रकार में थोड़े से अपने छोटा होता है, इसी के लिए इसको कुएं की संज्ञा दी गई है। ये कुएं का जो है स्त्रीलिंग रूप है। तो कुएं का कुआं, कुएं का जो स्त्रीलिंग रूप है वो क्या है, कुईं। कुआं जो है अपने बड़े आकार को यहाँ पर दिखाता हुआ नजर आता है, और कुईं जो है अपने नाम के साथ ही अपने छोटे आकार के साथ अपनी परिभाषा बताती हुई नजर आती है। कुईं जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है कुएं का। ये कुएं से केवल व्यास में छोटी होती है परंतु गहराई में लगभग समान होती है। यानी कि कुएं जो है उसका व्यास छोटा होता है, गहराई बराबर होती है कुएं के ही। आम कुएं का व्यास जो है 15 से 20 हाथ का होता है, परंतु कुएं का व्यास जो है 4 या 5 हाथ होता है। तो जो नॉर्मल कुआं हमने देखा हुआ है उसका व्यास जो है 15 से 20 हाथ का होता है, परंतु जो कुएं है उसका 4 से 5 हाथ होता है, तो बहुत छोटा हो गया। तो दोनों में फ़र्क यही है कि जो कुआं है वो यहाँ पर आपको बताया गया 15 से 20 हाथ का व्यास होता है उसका, लेकिन कुएं का जो है 4-5 हाथ का व्यास होता है। गहराई दोनों की बराबर होती है और कुएं जो है कुएं का स्त्रीलिंग रूप है। तो यही खास अंतर है इसमें, और ये राजस्थान में पाई जाती है। और क्योंकि ये खड़िया मिट्टी में जो है इसकी नमी बनी रहती है, जो रेत सोख लेती है बरसात के पानी को, और उसी मिट्टी से पानी को रिस रिस कर निकालने की जो प्रक्रिया है कुएं के माध्यम से किया जाता है। इसलिए राजस्थान की जो कुएं है वो अपनी इस परिभाषा के साथ अपने इस कार्य को बतलाती हुई नजर आती है। और गहरी, और कितनी गहरी है और कितना व्यास है सामान्य कुएं से, वो इस प्रकार था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 के साथ। दिनों दिन बढ़ती पानी की जो समस्या है उससे निपटने में ये पाठ आपकी कैसे मदद कर सकता है तथा देश के जो अन्य राज्य हैं उसमें इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं, जानें और लिखें। तो दिनों दिन यानी दिन पर दिन आप देख रहे हैं पानी की समस्या, और शहरों में तो पानी की समस्या बहुत ही ज़्यादा है। बढ़ती हुई जो पानी की समस्या, इससे निपटने के लिए जो तरीके हैं, क्या ये पाठ में जो हमें बताया गया है क्या वो एक मददगार तरीका है, और देश के जो अन्य राज्य हैं उसके लिए वो क्या उपाय कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो अन्य राज्य हैं वो क्या क्या उपाय करते हैं पानी के लिए, वो हमें बताना है। मनुष्य ने प्रकृति का जैसा दोहन किया है उसी का अंजाम आज मनुष्य भुगत रहा है। ये हम सभी को मालूम है कि हम प्रकृति को मिसयूज कर रहे हैं।
इस तरीके से कि जैसे हम किसी से अपनी मदद भी करवाएं और फिर उसको वैल्यू भी ना करें। वैसे ही जैसे कि हम प्रकृति के साथ कर रहे हैं, उससे हम फायदे बहुत सारे ले रहे हैं लेकिन उसका नुकसान करके छोड़ दे रहे हैं। हमारा फर्ज बनता है कि अगर हम किसी से कुछ ले रहे हैं तो हमसे जो बन पड़े हम उसे देते रहें। तो मनुष्य जो है प्रकृति का दोहन कर रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है और उसका इस्तेमाल करके बुरी तरीके से और उसको उसके बेकार हालात पे छोड़ दे रहा है और इसी का अंजाम जो है मनुष्य भुगत रहा है। जो जंगल की कटाई है, भूमि का जल स्तर घट गया है और वर्षा, सर्दी, गर्मी आदि सभी अनिश्चित हो गए। इवन शहरों में भी अगर ये जो हम चीज़ें पढ़ते रहते हैं, कई बार बच्चों को एक बंधी बंधाई चीज़ें जो हैं पढ़ते रहते, रियलिटी से जब तक कोई भी प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को नहीं समझता है, नहीं समझ पाएंगे आप। इसके लिए आप इवन शहरों में भी आप देखेंगे भीड़ भाड़ इलाके में, सड़कों में जहाँ बहुत ज़्यादा जाम लगा रहता है और उसके बाद कहीं कुछ इलाकों में जहाँ थोड़े बहुत भी पेड़ पौधे हैं, आप वहाँ पर जाके देखिए और यहाँ पर आके रहिए, आपको वहाँ के मौसम में काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। इवन आजकल जब जैसे शहरों में अब जब ठंडी का मौसम आ चुका है, ठंड तो है लेकिन आप शहर में भी रहकर एक भीड़ भड़ाके वाले इलाके में जाएंगे, वहाँ की सर्दी कुछ और होगी। लेकिन कहीं किसी नदी, तालाब, पेड़ पौधे के पास वाले एरिया में जाएंगे तो आप इन कंपैरिजन ऑफ देम दिस दैट वो आप वहाँ पर देखेंगे कि ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। तो ये क्या होता है? पेड़ों का प्रभाव है, नदी तालाबों का प्रभाव है, प्रकृति का प्रभाव जो है कुछ अलग होता है, नेचुरल होता है और अच्छा होता है। अब जंगलों की जो कटाई है वो भूमि का जल स्तर उससे घट जाता है। जो पेड़ पौधे हैं हमें उससे बहुत सारे फ़ायदों के साथ ये भी है कि जो पानी है वो उससे उसका जल स्तर मेंटेन रहता है, पेड़ों को तो फ़ायदा ही मिलता है और बाढ़ से भी हमें जो है बहुत ज़्यादा उससे बचाव मिलता है। और जल का स्तर जो है उसकी वजह से घट गया है क्योंकि जंगलों की कटाई हो गई है। और वर्षा, सर्दी, गर्मी आदि सभी अनिश्चित हो गए, किसी का कोई समय नहीं रह गया है। एकदम से सर्दी आती, एकदम से गर्मी आती, एकदम से सर्दी चली जाती है, एकदम से गर्मी आ जाती है। इसी प्राकृतिक परिवर्तन से मनुष्य में अब कुछ चेतना आई है, कुछ समझने लगे हैं लोग अब कि हम कुछ नुकसान कर रहे हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चेतना यानी समझ में आ गई है, लेकिन फिर भी कोई खास अच्छा एक्शन नहीं होता है। समझ आ गई है कि ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होने की वजह से हो रहा है। अब वह जल संरक्षण के उपाय खोजने लगा। इस उपाय खोजने की प्रक्रिया में राजस्थान जो है सबसे आगे है क्योंकि शुरू से ही उसने पानी की समस्याओं को झेला है, तो वो पहले ही अटेंटिव रहता है राजस्थान, क्योंकि वहाँ जल का पहले से ही अभाव था। इस पाठ से हमें जल की एक एक बूंद का महत्व समझने में मदद मिलती है और पेयजल आपूर्ति के, पेयजल यानी पीने का जो पानी होता है उसकी आपूर्ति यानी वो सबको पूरा पड़ सके, सबको उनकी ज़रूरत के हिसाब से पूरा मिल सके, उसकी कठिनाई पारंपरिक समझदारीपूर्ण तरीकों का पता चलता है। अब हमारे देश में जो वर्षा का पानी है उसको एकत्र करके उसे साफ करके प्रयोग में लाने के जो उपाय हैं और व्यवस्था सभी जगह चल रही है। पेयजल आपूर्ति के लिए क्या किया जा रहा है कि नदियों की सफाई के अभियान चलाए जा रहे हैं, पुराने जल संसाधनों को फिर से प्रयोग में लाने का पर बल दिया जा रहा है। राजस्थान के तिलोनिया गांव में पक्के तालाबों में वर्षा का जल एकत्र करके जल आपूर्ति के साथ साथ बिजली तक भी पैदा की जा रही, यानी एक ही पानी से आप उसको पीने योग्य भी रख रहे हैं और जल उससे बिजली भी पैदा कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो कितना मल्टी यूज उसका कर रहे हैं, तो बहुत भरपूर उसका प्रयोग किया जा रहा है, जो एक मार्गदर्शक कदम है और कुईनुमा तकनीक से पानी सुरक्षित भी रहता है। तो ये राजस्थान से हमें सीख लेनी चाहिए और इस तरीके के अभियान भी चल रहे हैं और जल से संबंधित जो लोगों में जागरूकता है वो इस तरीके से अब चल रही है, आगे बढ़ रही है। प्रश्न नंबर 3 लेते हैं। चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फ़र्क आया, पाठ के आधार पर बताइए। अब चेजारों की चर्चा हुई है, चेजारों के साथ जो है गांव समाज के जो व्यवहार है पहले जो हुआ करते थे और अब उसमें तुलना करते हुए फ़र्क बताना है। चेजारों अर्थात चिनाई करने वाले। चिनाई करने वाले कौन होते हैं? आप हमारे मिस्त्री वगैरह, राजमिस्त्री वगैरह समझ लीजिए, जो कि हमारे घर वगैरह बनाते हैं, चिनाई करते हैं। चिनाई का मतलब होता है कि ईंटों को यहाँ पर मसालों के साथ आप देखते हैं दीवारें खड़ी कर देते हैं, दीवारों से फिर कमरे तैयार कर देते हैं, फिर बड़ा घर तैयार कर देते हैं। चिनाई करने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर जो पाठ में चेजारों बात की गई है, चेजारों का मतलब होता है चिनाई करने वाला, और चिनाई करने वाला कौन है? वही मिस्त्री। आप साधारण भाषा में समझेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी। तो चेजारों अर्थात चिनाई करने वाले। पहले समाज में इनके प्रति जो व्यवहार था और आज जो व्यवहार है उसके फ़र्क करते हुए हमें उत्तर देना है।
कुएं के निर्माण में ये लोग दक्ष होते हैं। अब यहाँ पर जो चेजारों की बात हुई है, कुएं का निर्माण करते हुए इनकी चर्चा की गई है कि ये कुएं निर्माण के लिए हैं। तो कुएं निर्माण में ये लोग दक्ष होते हैं। दक्ष मतलब एक्सपर्ट होते हैं। राजस्थान में पहले इन लोगों का विशेष सम्मान था, यानी बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती थी इन्हें। और राजस्थान में तो बहुत विशेषकर, क्योंकि पानी की समस्या से हर कोई रूबरू है और जो उसको बचाने के काम करने वाले लोग हैं उनकी तो खास इज्जत है। काम के समय उनका विशेष ध्यान रखा जाता था। कुएं खोदने पर चलवाजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी। जब कुएं खोद दी जाए और उसके बाद वो काम बहुत अच्छे तरीके से हो चुका होता है तो उसको विदा करते समय तरह तरह की भेंट यानी उपहार दिए जाते थे उसे। सिर्फ उसका मेहनताना नहीं बल्कि उसे तरह तरह की चीज़ें वस्तुएं भेंट दी जाती थी। इसके बाद भी उनका संबंध जो है गांव से जुड़ा रहता था। प्रथा के अनुसार कुएं खोदने वाले को वर्ष भर सम्मानित किया जाता था। और ये राजस्थान की प्रथा के अनुसार कि जो व्यक्ति कुएं खोदता है, काम अच्छी तरीके से होने के बाद उसको तरह तरह की भेंट तो दी ही जाती है। साल भर जो है उसे तरह तरह के जो सम्मान है वो दिए जाते हैं और गाँव से उसका अच्छे संबंध भी बने रहते हैं। उन्हें तीज त्योहारों में, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेक भेंट भी दी जाती थी। फसल आने पर उनके लिए अलग से अनाज निकाला जाता था। अब स्थिति बदल गई है, आज उनका सम्मान ही कम हो गया है। अब सिर्फ मजदूरी देकर लोग काम करवा लेते हैं बस। तो पहले में और आज में फ़र्क ये आ चुका है कि अब पहले तो बहुत इज्जत से नवाजा जाता था उन्हें, आज सिर्फ उन्हें उनके काम के लिए मजदूरी दे दी जाती है बस। प्रश्न नंबर 4 लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारे सामने, निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा। अब पाठ में बताया गया है कि निजी होते हुए भी, निजी यानी अपना होते हुए भी जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसमें कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। तो ऐसी बात क्यों कही है लेखक ने। जल और विशेष रूप में पेयजल सभी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, हम सभी को मालूम है। कुएं का जल जो है वो रेगिस्तान की गर्मी की तुलना करें तो जल अमृत से बढ़कर है। ऐसे में अपनी अपनी व्यक्तिगत कुएं बना लेना और मनमाने ढंग से उसका प्रयोग करना समाज के अंकुश से परे हो जाएगा। कहने का मतलब है कि राजस्थान जैसे क्षेत्र में अगर पानी की इतनी समस्या है, हर कोई अपना पर्सनल कुएं बना लेगा तो समस्या जो है और गहराती जाएगी। तो इस तरीके से समाज के अंकुश से वो परे हो जाएगी, प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी समाज के लिए। अतः सार्वजनिक स्थान पर बनी व्यक्तिगत कुएं पर और कोई उसके प्रयोग पर समाज का अंकुश रहता है। यह भी एक तथ्य है कि खड़िया की पट्टी वाले स्थान पर ही कुएं बनाई जाती है और इसलिए एक ही स्थान पर अनेक कुएं बनाई जाती है। यदि वहां हर एक अपनी कुएं बनाएगा तो क्षेत्र की नमी बढ़ जाएगी, जिससे कुएं की पानी एकत्र करने की क्षमता पर फर्क पड़ेगा। तो ये ऑब्वियस है कि पानी की समस्या है, तभी कुएं जैसी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हर कोई व्यक्तिगत रूप से अपनी अपनी कुएं बनाएगा तो उसमें प्रक्रिया में फ़र्क आएगा, बदलाव आएगा और चीज़ें उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएंगी। तो जो कुएं है, जितनी है, जो भी जिसके लिए सहमति हुई है उस पर ही जो है होना ज़रूरी है। लोगों को उसका सम्मान करते हुए उसका प्रयोग करना, जो कि उनके हित के लिए ही होता है। तो निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में जो सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब जो पब्लिक के लिए तैयार की गई है, उन कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। प्रश्न नंबर 5, कुएं निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पालर पानी, पाताल पानी और रेजानी पानी। तो पाठ में हमें ये सारे शब्द दिए गए हैं, कुएं निर्माण से संबंधित ये शब्द हैं। तो ये क्या है ये हमें देखना है, बताना है उत्तर में। पालर पानी होता है ये पानी का वह रूप है जो सीधे बरसात से मिलता है। पालर पानी यानी जो सीधे बरसात से मिले, ये धरातल पर बहता है और उसे नदी तालाब आदि में रोका जाता है और इस पानी का वाष्पीकरण जल्दी होता है, यानी कि ये भाप बन के उड़ जाता है, इसका वाष्पीकरण जल्दी हो जाता है। काफ़ी पानी ज़मीन के अंदर भी चला जाता है। पाताल पानी क्या होता है, जो पानी भूमि में जाकर भूजल में मिल जाता है उसे पाताल पानी कहते हैं, यानी जो नीचे अंडरग्राउंड वाटर है उससे जाकर मिल जाता है उसे पाताल पानी कहते हैं। इसे कुओं, पंपों, ट्यूबवेलों आदि के द्वारा निकाला जाता है। रेजानी पानी क्या होता है, ये पानी धरातल से नीचे उतरता है परंतु पाताल में नहीं मिलता। यह पालर पानी और पाताल पानी के बीच का है। तो वर्षा की मात्रा नापने में इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का प्रयोग होता है। तो जिस तरीके से हम इंच और सेंटीमीटर शब्द का प्रयोग करते हैं वैसे ही यहाँ पर इन पानी की जो पालर पानी और पाताल पानी है इसकी मात्रा को नापने के लिए इंच या सेंटीमीटर का शब्दों का प्रयोग ना करके रेजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। रेज का माप धरातल में समाई वर्षा को नापता है।
रेजाड़ी पानी खड़िया पानी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है तथा इसे कुओं के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। तो ये कुएं निर्माण से संबंधित कुछ शब्द हैं और इनके जो अर्थ है, जो अर्थ देते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 1 के साथ आगे बढ़ते हुए। पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि कुएं का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो पाठ में कुएं के विषय में हमने जो भी पढ़ा है वो जानकारी देते हुए ये उत्तर हमें देना है। और जैसा कि पिछले प्रश्नों में भी हमने पढ़ा, कुएं जो है स्त्रीलिंग शब्द है कुएं का। और नॉर्मल कुआं जो हमने अपनी ज़िंदगी में, आम जिंदगी में देखा होता है, उस नॉर्मल कुएं से जो कुएं का व्यास है थोड़ा कम होता है, बहुत कम होता है, बल्कि 4 से 5 हाथ का होता है। और जो नॉर्मल कुआं हमने देखा होता है वो 20-30 हाथ का होता है और गहराई दोनों की सेम होती है। तो देखते हैं पाठ के अनुसार जो इसका उत्तर है वो इस प्रकार होता है कि कुएं राजस्थान के रेगिस्तान में मीठे पानी से पोषण करने वाली एक कलात्मक कृति है। कुएं क्या है? वो कोई नेचुरल चीज़ नहीं है जो हमें ऑटोमेटिकली मिल जाती है, ये बनाई जाती है। ये एक प्रोसेस होता है इसका, जिसके थ्रू लोगों को पीने का पानी जो है, मीठा पानी मिलता है एक प्रोसेस के थ्रू। कैसे? कुएं जो है वो राजस्थान के रेगिस्तान में मीठे पानी से पोषण करने वाली एक कलात्मक कृति है। यानी ये एक ऐसी कृति है, ये लोगों की एक ऐसी स्किल है जिसके थ्रू वो मीठा पानी पाते हैं। कहाँ के लोग? राजस्थान के रेगिस्तान में। इसे बनाने में वहाँ के जो लोगों का पीढ़ी दर पीढ़ी का अनोखा अनुभव लगा है और एक समूचा शास्त्र विकसित किया गया है। राजस्थान में जल की जो कमी है वो तो सदा से ही है। इसे पूरा करने के लिए कुएं, तालाब, बावड़ी आदि का प्रयोग होता रहा है। और इसकी कमी पूरा करने के लिए ये जितने भी स्रोत हैं, जो जल के जितने भी स्रोत हैं, कौन कौन से? कुएं, तालाब, बावड़ी आदि का प्रयोग होता रहा है। कुएं जो है वो मीठे पानी का संग्रह स्थल है। संग्रह मतलब जहाँ पे इसको एकत्रित करके रखा जाता है और जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है उसके लिए, यानी कि पीने के लिए, जल जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों में से है। तो इसके लिए ये एक उसके लिए संग्रह स्थल है। कौन सा? कुएं। मरुभूमि में रेत का विस्तार, यानी कि राजस्थान के रेगिस्तान में सिर्फ रेत का ही विस्तार दिखता है, यानी रेत ही रेत दिखती है, जिसकी वजह से ना पानी ठहरता है ना पेड़ पौधे होते हैं। इसकी वजह से उसे एक नाम और भी है, मरुभूमि भी जाना जाता है। तो मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है, यानी जिसको नापा नहीं जा सकता। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो भी शीघ्रता से भूमि में समा जाती है। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्रायः 10-15 से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है और ये पट्टी जहाँ भी है वहाँ वर्षा का जल भूतल के जल में नहीं मिल पाता और ये पट्टी उसे रोकती है। तो राजस्थान के कई क्षेत्र हैं जिसमें खड़िया पट्टी जो है देखने को मिलती है। वहाँ पर जो बरसात का पानी है वो तल में जाकर सोख नहीं पाता, वो वहीं पर ही रुक जाता है, जिसके थ्रू एक प्रक्रिया तैयार की गई है कि मीठा पानी जो है सेव किया जा सकता है और पीने के लिए काफ़ी इनफ पानी जो है वहाँ से इस प्रक्रिया के थ्रू निकाला जा सकता है, लिया जा सकता है और संग्रहित भी किया जा सकता है। यह रुका हुआ पानी संग्रह करके यानी इकट्ठा करके प्रयोग में लाने की विधि है कुएं। यानी कि जो कुएं है वो क्या है? ये रुके हुए पानी को संग्रह करके प्रयोग में लाने की एक विधि है। इसे छोटे व्यास में 4 से 5 हाथ के व्यास में इसकी जो गोलाई होती है वो व्यास जो है वो और गहरी खुदाई करके बनाया जाता है। इसकी खुदाई एक छोटे से उपकरण बसौली से की जाती है। उपकरण होता है, जैसे आपने छेनी, हथौड़ा सब कुछ देखा होगा, ऐसे ही एक बसौली नाम का उपकरण होता है जिसके माध्यम से इसकी खुदाई की जाती है। खुदाई के साथ साथ चिनाई का काम भी चलता रहता है और चिनाई के विषय में हमने बताया, चिनाई भी साथ में, ताकि पक्का हो जाए वो। चिनाई ईंट, पत्थर, खींप की रस्सी और लकड़ी के लट्ठों से की जाती है। तो चिनाई जो है वो कौन कौन सी चीज़ों से की जाती है? ईंट, पत्थर, खींप की रस्सी और लकड़ी के लट्ठों से की जाती है, ताकि ये चीज़ जो है मजबूत बने। ये सब कार्य एक कुशल कारीगर ही करता है, जिसको चेलवांजी या चेजारो द्वारा किया जाता है। यहाँ पर जिसे चुनाई करने वाला जो होता है, जिसको चुनाई करने वाला कहते हैं, मिस्त्री कहते हैं, वो चेजारो के नाम से जाना जाता है, जो कुएं का काम करता है। चेलवांजी या चेजारो नाम से जानते हैं उसे।
और इसको कुएं को बनाने के लिए एक कुशल कारीगर ही होता है, कोई किसी भी नौसिखिया से आप इसे नहीं बनवा सकते हैं। ये पीढ़ियों के अनुभव से अपने काम में माहिर होते हैं, समाज में इनका मान होता है, और सबसे बड़ी बात, जो भी कुएं बनाने वाले लोग होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने अनुभव से इस काम में माहिर होते हैं, तभी वो इस काम को कर पाते हैं। तो ये एक कोई समूह है जो स्पेशली इसी काम के लिए जाना जाता है। और जिस वक्त पर पुराने समयों की बात है कि जब कोई जो भी खुदवाता था तो वो उसकी मेहनताना के साथ साथ कई तरह के उन्हें उपहार भी भेंट किया करते थे। साल भर उनसे क्या कहते हैं, उनको कई तरह के सम्मान दिए जाते थे, उन्हें इज्जत और सम्मान दिया जाता था। तो कुएं में खड़िया पट्टी पर रेत के नीचे इकट्ठा हुआ जो जल है, जो कि बूंद बूंद करके रिस रिस कर एकत्र होता जाता है, इसे प्रतिदिन दिन में एक बार ही निकाला जाता है। ऐसा लगता है प्रतिदिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी कुएं पर भी लागू होती है। कुएं निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में होती है और उस पर ग्राम समाज का अंकुश भी लगा रहता है, रुकावट भी लगी रहती है। तो वो एक निजी चीज होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में होती है और उस पर ग्राम समाज का अंकुश भी, यानी रुकावट की चीजें भी जो है, प्रक्रिया उसकी चलती रहती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 के साथ। प्रश्न नंबर 2 हमसे पूछ रहा है कि राजस्थान में कुएं क्यों बनाई जाती है और कुएं से जल लेने की प्रक्रिया बताइए। ये दोनों ही प्रश्नों के ऑलमोस्ट उत्तर जो है हम अब तक के प्रश्नों में पढ़ चुके हैं। राजस्थान में कुएं बनाने की वजह और जो प्रक्रिया है वो भी। फिर भी उत्तर देखते हैं। राजस्थान में थार का रेगिस्तान है जहाँ जल का अभाव है, अभाव यानी कमी है। नदी नहर आदि तो स्वप्न की बात है वहाँ पर। तालाबों और बावड़ियों के जल से नहाना धोना और पशुधन की रक्षा करने का काम किया जाता है। कुएं बनाए भी जाते हैं। पशुधन का मतलब जिस तरीके से हमारे शहरों में लोगों के और सोर्सेज हैं जहाँ पर इन्वेस्ट करके अपनी संपत्ति तैयार करते हैं, गांव क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, लोगों के लिए जो पशु पालते हैं वो एक धन ही है, पशुधन है। पशुधन की रक्षा भी वो उसी के माध्यम से करते हैं। कुएं बनाए भी जाते हैं तो उनका एक तो जल स्तर बहुत नीचे होता है और दूसरा उनसे प्राप्त जल जो होता है वो खारा होता है। अतः पेयजल जो है आपूर्ति और भोजन बनाने के लिए कुएं के पानी का प्रयोग ही किया जाता है। तो जो पीने का पानी है और खाना बनाने के लिए जो पानी है वो हमको कुएं से ही मिलता है, क्योंकि वो एक प्रक्रिया के थ्रू उसमें जो पानी स्टोर होता है उससे वो मीठा हो जाता है, जो पीने के लिए और खाना बनाने के लिए काम आता है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए राजस्थान में कुएं बनाई जाती है और जब कुएं तैयार हो जाती है तो रेत में से रिस रिस कर जल की बूंदें कुएं में टपकने लगती है और कुएं में जल इकट्ठा होने लगता है। इस जल को निकालने के लिए गुलेल की आकृति की लकड़ी लगाई जाती है और उसके बीच में फेरड़ी या घिरनी, यानी कि बहुत बार आपने कुओं में देखा होगा, उसके ऊपर एक सेटअप रहता है जो घिरनी होती है, गोल गोल होती है, डमरू के आकार की, जिसपे से रस्सी होते हुए नीचे कुएं में जाती है और किसी बर्तन के थ्रू वो पानी खींचते हुए निकालती है। तो उसे फेरनी कहते हैं या घिरनी कहते हैं। लगाकर रस्सी से चमड़े की थैली बांधकर जल निकाला जाता है। आजकल ट्रक के टायर की भी चरसी बना ली जाती है और जल निकालने का काम केवल दिन में एक बार सुबह सुबह किया जाता है और उसके बाद कुएं को ढक दिया जाता है। तो ये इसके कारण है कुएं को बनाने के, और कुएं से जल निकालने की जो प्रक्रिया है वो भी ये इस प्रकार है। तो सीधी सी बात है, राजस्थान में क्योंकि पानी की कमी है, अभाव है, और मीठा पानी जो कि पीने के लिए और खाना बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उसी के लिए कुएं जैसी प्रक्रिया को तैयार किया गया। और ये कोई विशेष ही समुदाय करता है इस काम को, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अनुभव लेकर माहिर हो चुके होते हैं इस काम में, और इस काम को करने वाले को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। और इसमें जल जो है रेत से रिस रिस कर मीठा होकर उसमें एकत्रित होता है और एक बार दिन में उसमें से पानी निकाला जाता है, उसके बाद इसे ढक कर रख दिया जाता है। प्रश्न नंबर 3 लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमसे पूछता है कुएं और कुएं में क्या अंतर है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कुएं का व्यास जो है संकरा यानी पतला होता है, छोटा होता है और गहराई कम होती है। इसकी तुलना में कुएं का जो व्यास है और गहराई कई गुना अधिक होती है। कुआं जो है वो भूजल को पाने के लिए बनाया जाता है। कुआं जो है उसमें हमें ज़मीन का ही पानी मिल रहा होता है, पर जो कुएं है वो वर्षा के जल को बड़े ही विचित्र ढंग से समेटने का साधन है। कुआं जो है इसलिए खोदा जाता है कि उसमें जो जल का जो ज़मीन का पानी है वो हमें मिलता है, हम डायरेक्ट उसे यूज़ कर सकते हैं। पर जो कुएं है वो स्टोरेज आप एक इक्विपमेंट मान लीजिए, जिसमें वर्षा का जो पानी है उसको बड़े ही एक विचित्र ढंग से, बहुत ही एक अनोखी प्रक्रिया के थ्रू उसमें पानी को मीठा करके और स्टोर करने का एक साधन मात्र है।
कुएं बनाने के लिए खड़िया पट्टी का होना बहुत ज़रूरी है, जो केवल भूगर्भ जानकारी वाले लोग ही बताते हैं। यानी जो कुएं बनाई जाती है वो वही लोग बना सकते हैं जो खड़िया पट्टी को जान पाते हैं कि किस जगह पर, और भूगर्भ की जानकारी रखने वाले। भूगर्भ यानी अब ज़मीन के तले जो है आपको किस एरिया में पानी मिल रहा है, कहाँ खड़िया पट्टी अवेलेबल है, कहाँ पर कुएं बनाई जा सकती है, जो इन सब चीज़ों की जानकारी रखता है प्रॉपर, वो ही लोग इस काम को कर सकते हैं। जबकि कुएं के लिए ज़रूरी नहीं है। कुएं जो है मीठे पानी का संग्रह स्थल है, जबकि कुआं जो है प्रायः खारे पानी का स्रोत होता है। तो इस तरीके से अब आम क्षेत्रों में तो कुएं से मीठा पानी आता है, जो ज़मीन का पानी है वो मिलता है। लेकिन अगर राजस्थान के क्षेत्र की बात करें तो कुआं जो है उसमें खारा पानी मिलता है और ज़मीन का पानी मिलता है। कुएं जो है वो वर्षा के पानी को स्टोर करता है और मीठा करके उसमें स्टोरेज उसकी होती है, और उसका प्रयोग एक नियम के तहत किया जाता है। तो कुएं और कुएं में ये अंतर है, और दोनों के व्यास में और गहराई में भी अंतर होता है। प्रश्न नंबर 4 लेते हैं, कुएं का मुंह छोटा रखने के क्या कारण है। तो कुएं का मुंह जो है यानी कि व्यास जो है उसका छोटा होता है, इसके कुछ कारण होते हैं। वो क्या कारण है? कुएं का मुंह छोटा रखने के निम्नलिखित 3 बड़े कारण हैं। रेत में जमा पानी जो है वो कुएं में बहुत धीरे धीरे रिसता है। रिसने का मतलब होता है गिरने की एक प्रक्रिया है जो बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है, उसको रिसना कहते हैं। अतः मुंह छोटा हो तभी प्रतिदिन जल स्तर पानी भरने लायक बन पाता है। बड़े व्यास से धूप और गर्मी में पानी के भाप बनकर उड़ जाने का खतरा होता है, इसलिए व्यास जो है छोटा ही रखा जाता है। तो इवेपोरेट हो जाएगा पानी, तो फिर पानी को मीठा बनाने की प्रक्रिया, उसको स्टोर करना जो वो तो बेकार ही हो जाएगा। तीसरी बात ये, कुएं की स्वच्छता और सुरक्षा के लिए उसे ढककर रखना बहुत ज़रूरी है। मुंह छोटा होने से ये कार्य आसानी से किया जा सकता है। तो उसको, क्योंकि पीने का और खाना बनाने का पानी है, तो उसकी सुरक्षा का ख्याल भी रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि इसी से ही पॉसिबल है। प्रश्न नंबर 5 लेते हैं हम। खड़िया पट्टी का विस्तार से वर्णन करना है अब हमें। तो खड़िया पट्टी क्या है? जिसके थ्रू पानी रिस कर जो है मीठा होकर स्टोर होता है कुएं में। राजस्थान के मरुभूमि में रज कणों के बीच नीचे खूब गहराई में खड़िया पत्थर की परत पाई जाती है। एक लेयर होती है ज़मीन में, वो चेक करना जो है वो जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उनका काम है, वो ही पता लगा पाते हैं, उनका एक्सपीरियंस होता है जिसके माध्यम से वो पता कर पाते हैं। अब राजस्थान की जो मरुभूमि है उसमें रज कणों के नीचे खूब गहराई, ऊपर ही की ये बात नहीं है कि ऊपर ही ऊपर होता है ऐसा और पता लगा लिया जाए, ऐसे तो हर कोई इस चीज़ में माहिर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा गहराई में जाकर एक खड़िया पत्थर की परत होती है, लेयर मिलती है, और ये पत्थर जो है काफ़ी कठोर होता है, और इसी परत के कारण रज कणों द्वारा सोख लिया गया, रजकण यानी जो रेत है उसके द्वारा सोख लिया गया जो जल है वो नीचे भूतल के जल में नहीं मिलता और उससे ऊपर रह जाता है। रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं होती, इसलिए कुएं भी सारे राजस्थान में नहीं मिलती। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में ये पट्टी चलती है, और इसी कारण वहाँ गांव-गांव में कुइयाँ हैं। तो ये कुएं जो है वो हर जगह नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हर जगह रेत के नीचे खड़िया पट्टी नहीं मिलती है, और खड़िया पट्टी ही इसका सबसे बड़ा माध्यम है जिसमें कुएं से हमें मीठा पानी मिल पाता है, और ये ज़्यादातर हमें चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के क्षेत्रों में मिलता है। जैसलमेर जिले के एक गांव खड़ेरों की ढाड़ी में तो 120 कुइयाँ थीं। लोग इस क्षेत्र को 6 BC यानी 6 गुना 20 कहते हैं। इस पट्टी को पार भी कहा जाता है। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद हैं। आबाद है मतलब कि अच्छे खासे फला फूला गांव है, क्योंकि अच्छा खासा वहाँ पे जो है कुएं वगैरह का पानी जल स्रोत जो है अच्छा मेंटेन कर लिया गया है। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के अलग अलग नाम हैं, और जगह जगह पर इस खड़िया पट्टी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अभी बताया कि इस पट्टी को पार भी कहा जाता है। कहीं यह चह चारोली है तो कहीं धाधड़ो, कहीं धड़धड़ो, और कहीं पर बिटू से बल्लियों के नाम जानी जाती है। कहीं इस पट्टी को खड़ी भी कहते हैं, और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती हुई कुएं खड़ी रहती है। तो हम सभी को मालूम है कि कुएं तभी पॉसिबल है जब खड़िया पट्टी जो है अवेलेबल है, पता लग जाता है कि किस जगह पर खड़िया पट्टी जो है मिल रही है, तभी जो है इस जल प्रक्रिया
के जल बचाव प्रक्रिया को जो है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है और लोगों को एक अच्छी मात्रा में मीठा पानी उसकी आपूर्ति हो सकती है। प्रश्न नंबर 6 लेते हैं। जो रेत के कण मरुभूमि को सूखा बनाते हैं वे ही रेजानी पानी का संग्रह करवाते हैं। पाठ के आधार पर वर्णन कीजिए। पाठ के आधार पर हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो कण, रेत के कण, क्योंकि अब राजस्थान में रेत ही रेत है, अब वो सूखा बनाती है, इसकी वजह से उसका नाम मरुभूमि पड़ जाता है। अब वे ही रेजाड़ी पानी का संग्रह भी करवाते हैं, उसी के माध्यम से ही इस रेजाड़ी पानी का संग्रह भी होता है, ये पानी भी इकट्ठा होता है। वो कैसे, इसका वर्णन करना है। तो रेत के कण जो है बहुत ही बारीक होते हैं और वो अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। और हम सब ने रेत को देखा हुआ है, किस तरीके से आप मुट्ठी में लेंगे तो फिसल के गिरते हैं, क्योंकि वो आपस में चिपकते नहीं हैं और वो बहुत ही बारीक होते हैं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। ये एक मात्र सत्य है, ये एक तथ्य है कि जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वो अपनी जगह भी छोड़ते हैं और इसलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण आपस में चिपकने लगते हैं और धरती खेत आंगन में दरारें पड़ जाती हैं। धरती की जो संचित नमी है इन दरारों से होकर उड़ जाती है, पर यहाँ के जो रेतीले कणों में बिखरे रहने में ही संगठन है। अब यहाँ पर आपको एक बात बताई जा रही है कि रेत भले ही एक दूसरे से अलग है, लेकिन जब पानी रिस के इनमें नीचे समा जाता है तो वही नमी को बनाकर रखे भी रहते हैं, जो कि उनकी एकता दिखाते हुए दिख रहे हैं। बाकी जगहों पर जैसे कि नाम लिए गया कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, यहाँ की मिट्टी जो है अलग है, दोमट है, काली मिट्टी है। पानी मिलता है तो ये आपको दिखेंगे, सब कुछ आपको आसपास सब कुछ पानी पानी सा ही दिखेगा, लेकिन जब वर्षा बंद हो जाती है तो फिर यही जो है एकदम से ही इसमें बदलाव आपको देखने को मिलेगा। दरारें पड़ जाएंगी, वही नमी को सारा सोख लेती है और इसकी वजह से जो है वो वर्षा होती है तो सब जगह जल भराव है और उसके बाद सब कुछ सूखा ही सूखा है। रेत में बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन उसमें संगठन भी दिखता है। वो कैसे? मरुभूमि में रेत के कण जो है समान रूप से बिखरे रहते हैं। यहाँ लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। यहाँ जब लगाव नहीं है, लगाव का मतलब यहाँ पर जब रेत के कण आपस में एक दूसरे से जुड़े भी नहीं है तो अलग होने का तो सवाल ही नहीं उठता। जैसे कि बाकी मिट्टियों में होती है, वो चिपकी होती है आपस में, और चिपकने वाली हर एक चीज, चिपकना या फिर जुड़े रहना, एक ही शब्द है, एक ही अर्थ है। जुड़े रहना या फिर चिपके रहना। अगर जो चीज़ में जुड़ाव है, चिपक है, वो अलग भी होगी, लेकिन जो चीज़ पहले से ही अलग है, जिसमें लगाव नहीं है, जिसमें जुड़ाव नहीं, तो उसमें अलगाव भी नहीं। वो अलग क्यों होगी? जुड़ी ही नहीं है। ऐसे ही रेत के साथ है, रेत का हर दाना अलग है एक दूसरे से, तो उसमें अलगाव भी नहीं होगा। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते। भीतर समाया हुआ जो वर्षा का जल है भीतर ही रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे जल ही खड़िया पट्टी इसकी रखवाली करती है, तो ऊपर से रेत के असंख्य कण इस जल पर कड़ा पहरा रखते हैं और इस हिस्से में बरसी वर्षा की जो बूंदे हैं रेत में समाकर नमी में बदल जाते हैं। रेत पानी सोख तो लेती है, लेकिन उसमें नमी बराबर रहती है। आप एक मुट्ठी रेत लेकर इस प्रोसेस को चेक कर सकते हैं, अपने पास ये करके देख सकते हैं, तो चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। रेत पानी सोख तो लेती है, लेकिन जब वो नीचे नमी जाती है तो उस नमी को बनाए भी रखती है, एकदम से नहीं सूख जाती है, क्योंकि वो अपनी जगह को नहीं बदलते, वो वैसे के वैसे अपने आप को मेंटेन रखते हैं। इस हिस्से में बरसी वर्षा की जो बूंदें हैं वो रेत में समाकर नमी में बदल जाती है और यहीं अगर कुएं बन जाए तो ये रज कण पानी की बूंदों को एक एक कर कुएं में पहुंचा देते हैं और इसी कारण इस जल को रेजाड़ी पानी अर्थात रज कणों से रिस कर आया पानी कहा जाता है। रेजाड़ी पानी कहने का मतलब इसका कारण क्यों बना? क्योंकि ये रज कणों से रिस रिस कर ये पानी जो है कुएं में इकट्ठा हुआ होता है, इसलिए इसे रेजाड़ी पानी कहा जाता है। ये रजत कण बूंदों के रक्षक हैं जो रेजाड़ी पानी का कारण बनते हैं। तो इस तरीके से जो रेत के कण मरुभूमि को सुखाते हैं वही रेजाड़ी पानी का संग्रह भी करवाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात इस पाठ के जरिए बताई गई है कि जिनमें लगाव नहीं उसमें अलगाव भी नहीं है, और जहाँ जुड़ाव है वहाँ अलगाव तो जरूर है। प्रश्न नंबर 7 लेते हैं हम।
चेलवांजी तथा उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य का संक्षिप्त वर्णन करना है। चेलवांजी या फिर चेजारो जो कि कुई बनाने का काम करते हैं और जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये स्किल ट्रांसफ़र होती है। तो चेलवांजी और उसके द्वारा जो काम किया जाता है उसका हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना है, बताना है। चेलवांजी अर्थात चेजारो वह व्यक्ति है जो रेगिस्तानी इलाकों में कुएं खोदने के कार्य में कुशल होता है। इन क्षेत्रों में कुएं खोदना एक विशेष प्रक्रिया है। इसमें छोटे से व्यास की 30 से 60 हाथ तक खुदाई और उसके साथ साथ चिनाई करनी पड़ती है। खुदाई के समय ज़मीन की नमी और हवा के अभाव में दम घोंटू वातावरण रहता है। जब खुदाई की जाती है छोटा व्यास होता है और ज़्यादा गहराई होती है, तो खुदाई के समय ज़मीन की जो नमी होती है और हवा का अभाव, यानी हवा तो होती नहीं है, तो वो एक दम घोंटू प्रक्रिया होती है क्योंकि वो दम घोंटू वातावरण होता है। चिनाई के लिए ईंट, पत्थर या खीप की रस्सी गिराई जाती है और सिर को चोट से बचाने के लिए पीतल या तांबे का टोप पहनाया जाता है। यह प्रक्रिया काफ़ी कठिन होती है, इसी के लिए ये एक समुदाय विशेष ही करता है जहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ट्रांसफ़र होती है ये स्किल, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और चीज़ें पीछे से चली आ रही होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जो इसमें एक एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं वही इस काम को कर पाते हैं। तो ये कुई काम करने वाले जो होते हैं उनको चेलवांजी या चेजारो कहा जाता है और इस प्रक्रिया से इस काम को करते हुए वो दिखते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 के साथ। राजस्थान में कुई केवल जल आपूर्ति ही नहीं करती, सामाजिक संबंध भी बनाती है। कैसे? अब राजस्थान में कुई क्या है, कैसे इसकी प्रक्रिया होती है और ये किस काम आती है, ये सब तो हमने अभी पिछले प्रश्नों के साथ बहुत बार पढ़ा भी और समझा भी। लेकिन ये बाकी जो फ़ायदे हैं, जल आपूर्ति करती है, इसके साथ साथ लोगों के सामाजिक संबंधों को भी बनाती है और उन्हें मजबूत करती है। कैसे? ये कैसे हो सकता है? तो कुई जो है जनसंपर्क मतलब लोगों का एक दूसरे के कांटेक्ट में आना, स्थापित करने का काम करती है। कुई की खुदाई करने वाला चेलवांजी जो कि चेजारो, तो जिस परिवार के लिए कुई बनाता है उसका माननीय सदस्य भी बन जाता है। कहने का मतलब है जिस परिवार के लिए वो कुई तैयार करता है उसका वो उस घर वालों का वो सदस्य भी बन जाता है, क्योंकि रेतीले मरुस्थल में जल सबसे कीमती अमृत माना जाता है। अतः चेजारो जलदाता है, जल देने वाला है, ईश्वर के समान। उसका मान अन्नदाता से भी ऊपर है। केवल कुई बनाने तक ही नहीं, उसे सदा के लिए तीज, त्योहार, शादी ब्याह में बुलाया भी जाता है और आदर के साथ भेंट भी दी जाती है। फसल के समय खलिहानों में भी उनके नाम का ढेर अलग से लगाया जाता है। चेजारो के अतिरिक्त कुई सामान्य जनों को भी एक समान धरातल पर लाती है, यानी कि इसके माध्यम से जब लोग अपने बराबर रखते हैं, घर का सदस्य मानते हैं, इज्जत मान सम्मान दिलाते हैं, तो कुई जो है सामान्य जन को एक समान धरातल पर लाती है, एक समान जो अधिकार है वो भी दिला रही है। निजी होने पर भी, यानी बहुत ज़्यादा अपना होने का, प्राइवेट होने पर भी कुई जो है एक सार्वजनिक स्थल पर बनाई जाती है। वहाँ अनेक कुई जो है होती हैं और पानी लेने का समय एक ही होता है। कुई के तो हमने बहुत बार पढ़ा प्रश्नों में कि कुई जो है वो अपनी पर्सनल होने के बाद भी सार्वजनिक स्थान पर ही बनाई जाती है, क्योंकि हर कोई हर जगह नहीं बना सकता है। और दूसरा बड़ा रीज़न है खड़िया पट्टी जो है हर जगह अवेलेबल नहीं होती है, तो उसकी वजह से भी वहाँ अनेक कुई होती है और पानी लेने का समय जो होता है वो एक ही होता है। उसी समय गांव में मेला सा लगता है, सभी घिरनियाँ एक साथ घूमती हैं, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जल लेने के साथ साथ सामाजिक जुड़ाव भी हो जाता है। इसी प्रकार से निजी होकर भी सार्वजनिक स्थान पर बनी जो कुइयाँ हैं समाज को जल के नाम पर ही सही समानता के धरातल पर ले आती हैं, और उस वक्त कुएं पर पानी लेने आने के लिए हर आदमी जो है एक समान हो जाता है। अतः कुएं को सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, कलात्मक एवं पारंपरिक जल संसाधन कहा जा सकता है। ये सामाजिक संबंधों की सूत्रधारणी है। तो इस तरीके से कुएं जो है लोगों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, कलात्मक, पारंपरिक जल संसाधन की प्रक्रिया जो है वो भी सब दिखाती हुई नजर आती है। प्रश्न नंबर 9 लेते हैं। राजस्थान में जल संग्रह के लिए बनी कुएं किसी वैज्ञानिक खोज से कम नहीं है। तर्क सहित हमें कथन की पुष्टि करनी है। जो राजस्थान में जल संग्रह के लिए कुएं का निर्माण किया जाता है वो एक वैज्ञानिक खोज से कम नहीं है। वो कैसे? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता, इस पंक्ति का अर्थ यह है कि जब भी व्यक्ति को एक बड़े समूह को या फिर बहुत बड़े क्षेत्र में जो ज़रूरत है
अगर उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो लोग जो है अपना अपना दिमाग लगाते हैं उसको पाने के लिए, और अगर वो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है तब तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ज़रूरी। तो आवश्यकता जो है इस तरीके से हमारी जो ज़रूरत है वो आविष्कार यानी एक नई खोज की जननी बन जाती है। तो आवश्यकता जो है वो क्या हो जाती है, हमारी जननी बन जाती है। कब? जब उसकी ज़रूरत जीवन के लिए हो, क्योंकि लोग फिर अपने जीवन को बचाने के लिए अपनी सोच और अपने दिमाग को और भी ज़्यादा उस पर काम पे लगा लेते हैं, जिससे अनोखे अनोखे आविष्कार होते हैं। और उसमें एक बड़ा उदाहरण बनकर आता है राजस्थान, जहाँ पर जल की समस्या हमेशा से रही है, जो कि हर कोई जानता है। और वहाँ पर जो कुएं बनाने की जो सोच है, प्रक्रिया है, जो उससे प्राप्त रिजल्ट्स हैं, वो एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक खोज की तरह लगती है। तो ये कथन जो है राजस्थान की कुएं पर पूरी तरह से सत्य भी सिद्ध होती है। जहाँ जल की जितनी कमी है वहीं उसे खोजने और संग्रह करने के तरीके भी खोज निकाले गए हैं, और इसी प्रक्रिया में कुएं एक वैज्ञानिक खोज है। मरुभूमि के भीतर खड़िया की पट्टी को खोजना और उसे सतह के पानी को ऊपर लाना बड़ा दुर्गम ही कार्य है। दुर्गम यानी कठिन काम है। ये पता लगाना कि अब कहाँ पे खड़िया पट्टी होगी, पहले सबसे बड़ा प्रोसेस, और उस प्रोसेस का सबसे कठिन काम कि खड़िया पट्टी किस जगह पर मिलेगी, ये पता लगाना होता है। उसके बाद कुएं बनाने की जो प्रक्रिया, जो कि एकदम घोटू प्रक्रिया है, तो ये सारा प्रक्रिया बहुत ज़्यादा टफ है, दुर्गम कार्य है, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। पट्टी खोजने में भी पीढ़ियों का अनुभव काम आता है। कभी तो गहरे कुएं खोदते समय इसकी जानकारी मिल जाती है, पर कभी वर्षा के बाद पानी का रेत में ना बैठना भी इसकी जानकारी देता है। कुएं के जल को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया है। अनेक अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा शास्त्र भी इन्होंने विकसित किया हुआ है। दूसरा बड़ा वैज्ञानिक जो प्रक्रिया वाला उदाहरण है वो है कुएं को खोदना। फिर इसमें चेजारों के कुएं खोदते समय दमघोटू गर्मी से छुटकारा पाने के लिए ऊपर से रेत फेंकना अनुभव विज्ञान ही तो है। तीसरी बात, कुएं की चिनाई तो जो पत्थर, ईंट, खीप की रस्सी तथा अथवा अरणी के लट्ठों से की जाती है। राजस्थान के मूल खोज ने अब आधुनिक समाज को चमत्कृत कर दिया है, यानी कि हैरान कर दिया है। आज पूरा देश जो है जल की कमी को पूरा करने के लिए राजस्थान को मार्गदर्शक मान रहा है। तो ये जो कुएं बनाने की प्रक्रिया है बहुत ही बड़ी एक वैज्ञानिक खोज के समान है, बिल्कुल भी उससे कमतर नहीं है ये। और इसके कारण ही राजस्थान के एक बड़े क्षेत्र में मीठा पानी जो है लोगों की उसको जल की आपूर्ति कराता है, जो कि एक राजस्थान जो है इस कारण जो है एक बहुत बड़े स्तर पर एक मार्गदर्शक के रूप में सामने दिख रहा है। प्रश्न नंबर 10 लेते हैं। कुएं की खुदाई को विशेष प्रक्रिया क्यों कहा गया है? विस्तार से स्पष्ट करना है। कुएं जितनी उपयोगी है उतनी ही वैज्ञानिक और कलात्मक भी है। कुएं का प्रयोग और उसकी प्रक्रिया सब हमने पढ़ी भी पिछले प्रश्नों में, तो ये बहुत ही उपयोगी है, ज़रूरी भी है, और उतनी ही वैज्ञानिक भी है और कलात्मक भी है, स्किलफुल भी है ये। इसे खोदना साधारण या सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है। अब आप ये कहें कि आप किसी भी नॉर्मल इंसान से इसको खुदवा लेंगे और इस पूरी प्रक्रिया को करवा लेंगे, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसे खोदना साधारण या सामान्य लोगों के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। सर्वप्रथम तो यह जांच की जाती है कि मरुभूमि की वह जमीन जहां कुएं बनानी है, कुएं बनाने योग्य है या नहीं, अर्थात उसके नीचे खड़िया की पट्टी है, तभी रेजाड़ी पानी मिल सकता है। यानी कि इस प्रोसेस में सबसे पहले ये पता लगाना होता है कि खड़िया पट्टी कहाँ है, और ये पता लगाना भी जो है एक बहुत बड़ा अनुभव होने के साथ ही किया जा सकता है, तभी रेजाड़ी पानी हमें मिल पाता है। उसके बाद छोटा व्यास खींचकर विशिष्ट चेजारो खुदाई का काम आरंभ करता है, और खुदाई के लिए फावड़ा या कुदाली का प्रयोग नहीं होता, बल्कि बसौली नामक एक छोटी डंडी में लगे नुकीले फाल वाले औजार से की जाती है। यानी कि जो इसकी खुदाई की जाती है उस उपकरण का नाम है बसौली। आप किसी और अन्य उपकरण से जो है इसकी खुदाई नहीं कर सकते हैं। चेजारों की छाती और पीठ से एक हाथ दूर ही व्यास होता है, यानी कि इसमें एक आदमी जा सके, थोड़ा सा आसपास जगह हो, बस इतना ही व्यास होता है इसका। इस संकरी जगह में और कोई यंत्र काम नहीं करता। आप ये कह सको कि इसमें आप कोई मशीनी चीज़ डालकर और उस काम को करवा लो, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये बहुत ही संकरी जगह होती है, पतली सी जगह होती है, और इसमें कोई भी यंत्र या फिर कोई भी मशीन जो है काम नहीं कर सकती है। जैसे जैसे कुएं की गहराई बढ़ती जाती है वैसे ही वैसे भीतर घुटन भी बढ़ती चली जाती है, और उस घुटन को दूर करने के लिए भी कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन काम करने योग्य जो है उस प्रक्रिया से गुजरा जा सकता है। उसे दूर करने के लिए ऊपर ज़मीन पर खड़े लोग
एक एक मुट्ठी रेत फेंकते रहते हैं, उसके साथ ताज़ी हवा कुएं में जाती रहती है। जब मिट्टी फेंकी जाती है तो उसके साथ हवा भी जाती है, जिसकी वजह से वो जो दम घोटू प्रक्रिया है उससे कुछ राहत मिलती है, जिससे चेज़ारो अपना काम करता रहता है। छोटे से डोल यानी कि बाल्टी नुमा बर्तन में नीचे से रेत ऊपर भेजी जाती है। चीना और यही फिर जो रेत गिराई जाती है उसमें एक बाल्टी नुमा बर्तन डाला जाता है, जिसमें से नीचे से रेत ऊपर को भेज दी जाती है। चिनाई का काम भी साथ साथ ही चलता रहता है। अतः चेज़ारो सिर पर लोहे या पीतल तांबे का टोप पहनकर रखता है। ये खुदाई की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक खड़िया की पट्टी नहीं आ जाती, और ये खुदाई तब तक चलेगी जब तक खड़िया पट्टी ना मिल जाए। खड़िया की पट्टी आने पर सजलती का उत्सव भी मनाया जाता है, और जैसे ही पता लगता है खुदाई के दौरान कि खड़िया पट्टी मिल गई है तो एक उत्सव भी यहाँ पर मनाया जाता है, जिसे कहते हैं सजलती का उत्सव भी मनाया जाता है। जलधार आ जाती है, चेज़ारो ऊपर आ जाता है, विशेष भोज का आयोजन किया जाता है और चेज़ारो को तरह तरह की भेंट दी जाती है और उसे विदा कर दिया जाता है। पर हर तीज त्योहार, ब्याह शादी और फसल के समय उन्हें मान के साथ भेंट भी दी जाती है, क्योंकि कोई निर्माण की द्रुह यानी सबसे कठिन प्रक्रिया की कला कुशल, विशिष्ट और अनुभव सिद्ध लोगों में ही होती है। तो यहाँ पर इस तरीके से इस पार्ट से संबंधित हमने आपको बहुत सारे प्रश्न जो है लॉन्ग क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जो आपके एग्जाम पर्पज से काफ़ी यूज़फुल है। अगर आपको ये हेल्प कर रहे हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल